हेलो फ्रेंड्स, आई होप्स आप सारे लोग सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एनसीईआरटी क्लास 6। जी हाँ, सही सुना है आपने, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे बने रहिए। और मेरा नाम है अंकुर वर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश नॉलेज फैक्ट्री में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और एक एक करके सारे टॉपिक में आपको क्लियर कराऊंगा। तो हमारे वीडियो पे बने रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। आइए ले दोस्तों चलता हूं ये आपको। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्याय 1 है और आज से मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और चैप्टर बाय चैप्टर पूरी एनसीईआरटी क्लियर कराऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लेसन का नेम हमारा है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ है। चलिए हम अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा है रशीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे या कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। दोस्तों रसीदा ने पढ़ा, उसको लगा कि 100 साल पहले मतलब कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो यही सब पता करने के लिए हिस्ट्री बनी हुई है और हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो या मतलब उस समय उसको याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जाता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। ओके। अब यहाँ पे मानचित्र 1 और पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। नर्मदा नदी, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे, मतलब स्टोर करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। ठीक है। आसपास के मतलब विशाल संपदा से परिचित थे, मतलब नून थे, सारी चीज़ों के बारे में वो जानते थे, तभी वो सब चीज़ें स्टोर कर लेते थे और शिकार भी किया करते थे उनका। फिर इसके बाद लिखा हुआ है अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का कह रहा है पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ जैसी फसलों का उपजाना मतलब। ठीक है। इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व में क्या है, गारो। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ थीं। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, विंध्य के उत्तर में। ये देखिए हमारा मानचित्र दिया गया है। अभी आपको नर्मदा नदी के बारे में, किरथर की पहाड़ियों, ये देखिए किरथर हमारा है। और अब हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी कहाँ बनी हुई है। तो नदी यहाँ ये बनी हुई है। ठीक है। ये हमारा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और नीचे साइड पे बनी हुई है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऊपर बताया गया था सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। ठीक है। सुलेमान देखिए उसी के बगल में बना हुआ है। ठीक है। ये पाकिस्तान का हिस्सा लगभग आता है उस तरफ से। तो ये सारी देखिए, ये हमारा अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये हमारा ईस्ट साइड होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ऊपर होता है नॉर्थ होता है हमारा। ये हमारा नॉर्थ साइड होता है जहाँ पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान का भी हिस्सा है। और नीचे ये हमारा होता है साउथ साइड होता है, ये श्रीलंका हमारा नीचे बना है। अरब सागर, बंगाल की अरब सागर ये हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, हिंद महासागर ये हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बना हुआ है हमारा। तो बहुत ही अच्छी लक्षद्वीप हमारा ये बना हुआ है। अरब सागर के नीचे लक्षद्वीप बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी के नीचे अंडमान निकोबार बना हुआ है, हिंद महासागर नीचे बना हुआ है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लें। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, सहायक नदी क्या होती हैं, जो उस नदियों से या कनेक्ट होके जाती हैं या उसकी हेल्प से आगे बढ़ती हैं। जो एक बड़ी सहायक नदी क्या होता है, कह रहा है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, मतलब एक दूसरे से मतलब कि मिल गई वो बड़ी नदी बना देती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ।
गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, कह रहा है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध जो है वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। बिल्कुल सही कहा है कि पर्वत, पहाड़ी, नदियों तो जोखिम तो होगी ही, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। वो लगातार प्रयास करते रहते थे, आगे बढ़ते रहते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। समझ आया। अब यहाँ पे साइड में जो दिया गया है दक्षिण भारत, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। हमारे कितने पड़ोसी देश हो गए? दक्षिण एशिया, जो मानचित्र का दक्षिण एशिया है कह रहा दक्षिण एशिया जो हमारा एशिया का जो दक्षिण भाग आधुनिक भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सारे पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक उप महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया कह रहा है महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया जो हमारा है जिसमें इतने सारे देश आते हैं वो एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे हुए इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों का कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे, दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, मतलब कि ये जैसे होते थे कुछ विद्वान लोग अपना ज्ञान दिया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, अपनी शिक्षा का प्रचार करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियों, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा मतलब चारों तरफ से प्राकृतिक सीमाएं, समुद्र हैं चार 3 साइड से। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। बिल्कुल सही बात है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृत परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक है, कई 100 वर्षों लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों, एक दूसरे विचारों को अपनाते रहे। अब यहाँ पे कह रहा है देश के नाम। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली यूनानियों ने सिंध को क्या बोला? हिंदोस तथा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब ये ध्यान रखिए, ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस और इंदोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगा पहले भी। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम, कह रहा ताड़ पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का पृष्ठ है, यहाँ पे नीचे भी दिखाया जाएगा। ऋग्वेद में भी इसका मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना, ढूंढना, पढ़ो उनको। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो हाथ से लिखी जाती है उनको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ। पांडुलिपि को इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। लैटिन शब्द है मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है से निकला है, मतलब जो हाथ से लिखी गई है वो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ों की छाल में विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। पहले कोई कागज़ तो होता नहीं था, तो उस हिसाब से ये लोग यहाँ पे लिख देते थे, जिसे हिंदी में पांडुलिपि और इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, जो नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी पांडुलिपि को यहाँ तुम देख सकते हो। देखिए ये हम कैसे देख सकते हैं, ये एक पेड़ की छाल इसी में लिखा गया है, दिख रहा है आपको? क्लियरली दिख रहा होगा ये पूरा। ठीक है,
पढ़ तो सकते नहीं हैं, पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा है, तो सो डोंट वरी, पढ़ना नहीं है उसको, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इतने वर्षों में हम इनके कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा डाला। बिल्कुल सी बात है, लकड़ी का है भाई, तो कीड़े खा जाएंगे। कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि की सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, ठीक है, बड़े बड़े ग्रंथ हमारे यहाँ, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतक और तमिल में दिए गए हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं, ठीक है, आम लोग करते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है वो प्राकृत भाषा का यूज़ करते हैं, क्योंकि संस्कृत काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज में आती है, तो सो मतलब इस वजह से प्राकृत नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, मतलब उभरे हुए चीज़ें बनी हुई, जैसे दीवारों पे लिख दिया जाता था, खुदाई करते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपनी आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे, मतलब कितने जीते हैं, कितने हारे हैं, किस वजह से जीते, सारी चीज़ें मेंशन रहती थी। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ, मतलब कंधार कहाँ, अफगानिस्तान में। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, मतलब अशोक, जब सम्राट अशोक थे उस टाइम ये हमारा दीवारों पे उत्कीर्ण कराया गया था, मतलब लिखाया गया होगा। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हमें भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो लिपियाँ होती हैं, लिपियाँ क्या, अक्षर और संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा लिखते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेयिक नामक दो विभिन्न लिपियों भाषाओं में है। क्या कह रहा है यहाँ पे, यह अभिलेख जो है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अरमाइमेइक नामक भिन्न लिपियों भाषाओं में है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग जब चलते हैं आगे की तरफ, फिर देखिए यहाँ पे, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या क्या लाभ हैं, ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, लिखवाने क्या क्या लाभ, जैसे कठोर बहुत ही पत्थर होते हैं, इनमें लिखाना आसान नहीं है, तो क्या फ़ायदे हैं, क्या कठिनाइयाँ। इसके अतिरिक्त कह रहा है कई अन्य वस्तुएं जो बनी प्रयोग में लाई जाती हैं, ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों, अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, ठीक है। बाएं में देखिए दिया गया एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र दिया गया है। इस पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का देखिए दिया गया है ये, ठीक है। लगभग सिक्कों का मतलब ये दिए गए हैं, देखिए सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न, बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं है। लेकिन ये जो हमारा प्राचीन पात्र दिया गया ये लगभग कुछ मैच हो रहा है कि इसको हम समझ सकते हैं हाँ, लेकिन इनको आप पता नहीं कर पाओगे कि क्या बने हुए हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई भी करते हैं। इनसे कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं, ना नष्ट होने वाले होते हैं, मतलब जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। इससे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे, बिल्कुल मिलते होंगे। कह रहा है पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे कि यहाँ से स्रोत मिला हमें। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो पता लगा लेते हैं कि क्या हुआ होगा और कैसे वो लोग जीवन जीते थे, कैसे कैसे क्या यूज़ करते थे, ठीक है। अतीत या अनेक, यहाँ पे क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया, अतीत यहाँ पे, ठीक है, हमारा बहुवचन, क्योंकि अतीत का मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं है। यहाँ पे जो पहले चीज़ें थी सबके बारे में अध्ययन की बात की जा रही है, इसी वजह से हमारे अतीत लेसन का नेम रखा गया है। आगे जब पढ़ते हैं, कह रहा है कि हमारे अतीत की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया। यह अलग अलग समूहों के लोगों इस अतीत के अलग अलग मायने। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूलाद संग्रह करके प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा वैसी जगह में रहते थे तो अब भी जानवरों को मार के खाते थे, और जो थोड़ा कुछ पैदा कर लेते होंगे तो अनाज खाते होंगे। तो मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी, या मतलब काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन थे उस टाइम पे।
इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय लेखा जोखा रखते थे। यही कारण कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों को काफ़ी कुछ जानते। अगर आप खुद सोचो, अगर वो नहीं लिखते होते तो क्या आज हम उनका इतिहास पढ़ सकते थे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते। कहीं लिखा ही नहीं होता तो हम कैसे पढ़ पाते? जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हमें सारी चीज़ें नहीं मिली जो आप सोचोगे, हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई उनके बारे में। तिथियों का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हम तिथियों का मतलब जानते हैं। अगर तुम में से तिथि के विषय में पूछे तो शायद उन दिनों की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इससे तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह थे, नाम सुना ही होगा सबने, उनके जन्म की तिथि से की जाती है वर्ष। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। मतलब उनके जन्म के 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व, इस वजह से इनको बोला जाता है ईसा पूर्व, ई पू लिखा होता है, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम लगभग 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। समझ आ गई ये चीज़ें? ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया। अब आगे कुछ तिथियों के बारे में कुछ दिया गया है, आप इसको गौर से देखिएगा। अंग्रेजी में BC लिखा होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है इसका मतलब। हिंदी में ई पू लिखा होता है, ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। समझ आ गया? ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले, क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह। ओके, BC इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी में ईपू लिखा होता है, बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा होगा। AD हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसवी। AD का मतलब होता है एना डोमिनी। इसमें ईसा होता है, ईसा इतने ईस्वी में। लिख या एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब कहीं पे ईस्वी लिखा हो तो समझ लीजिए ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अगर ईसा पूर्व है तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात की जा रही है, BC बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कभी कभी AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE बिफोर कॉमन एरा CE और बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है। कहीं कहीं पे देखिए BP लिखा होता है तो बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। प्रश्न 3 पर 2 तिथियां, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर के समूह का प्रयोग करोगे? सिंपल सी बात है, 2000 ईसा वर्ष से पहले हो, बिफोर क्राइस्ट आएगा, उसके बाद होगा तो हम एनो डोमिनी AD यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते, छपाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक, समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार का अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। मतलब इस अज्ञात क्या लिखा, हमें क्या पता ये क्या चीज़ लिखी है? तो उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से, मतलब इन्होंने टेक्निक सीखी है अज्ञात लिपि को पढ़ने के लिए। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये P बना हुआ है, TOLMIIS। इस तरीके से काफ़ी देखिए जानवर बने हैं, तो हम नहीं पढ़ सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन पुरातत्वविद जो होते हैं वो सारा इसको पढ़ के बता सकते हैं कि वो क्या इमेजिन कर रहे थे। ठीक है, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा था। मिस्र के उत्तरी तट पर एक रोसेट्टा नामक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिलता है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी, मिस्र लिपि में दो प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। क्या कह रहा है? राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। एक छोटे से फ्रेम में दिखाए जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए एक चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, L अक्षर के लिए क्या कह रहा है? शेर बना हुआ है। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। और किस अक्षर के लिए था? और यहाँ पे देखिए L अक्षर के लिए और A अक्षर के लिए एक चिड़िया का चित्र बना हुआ है। A अक्षर के लिए देखिए चिड़िया का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है इसका? तो शेर के लिए L और मतलब A अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बना हुआ है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त, तो आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है। थोड़ा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों को एक सूची तैयार करो जिन्हें पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। ठीक है, उपयोगी शब्द क्या क्या है इसमें? यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना। ठीक है, आओ याद करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, नर्मदा नदी क्या है हमारी? नर्मदा नदी हमारी लगभग 2500, गंगा घाटी, गारो पहाड़ियाँ इसकी सहायक नदियाँ। ये एक्सरसाइजेस हैं इसकी सारी। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुए थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान लगभग यहाँ पे देखिए दिया गया है
और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्सरसाइजें हैं। कह रहा रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसका क्या उत्तर हो सकते हैं। तो इसका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। पुरातत्व द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी होती हैं। तो स्टूडेंट आपको ये को करना है, कमेंट करके जरूर बताइए। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। अपने मतलब इसके देने हैं। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारा अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन की भिन्नता का पता चलता है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आप कमेंट करके मतलब कि आप भेज सकते हैं मुझे आंसर्स क्या कैसा क्या है। तो हमारे सोशल लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए गाइस। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, आपको टाइम से अपलोड हो। फेसबुक पेज है, प्लीज़ वहाँ पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न 1 में शिल्पकार शब्द का पता लगाओ और आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न शिल्पकारों की सूची बनाओ। क्या है शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अतीत में पुस्तकें किन विषयों पर लिखी गई थी, तुमने किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। कल हमारा वीडियो आएगा लेसन 2 में। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आपको लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही अपडेट करते रहें। आई थिंक मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरीके से अब हम लेसन 2 की तरफ जाएंगे, तो 1-2 दिन में मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा लेसन 2 का। सो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करिए, ताकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो प्लीज आई होप आप मेरे चैनल को जरूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल में, मेरे सोशल लिंक और भी दिए गए हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है और लिंक सारे दिए गए हैं, और फेसबुक का पेज भी है। सो प्लीज आप फॉलो कर लीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।